वालों से बात करा देते हैं। तुम लोग नहीं करा सकते क्या ऐसे कि स्कूल थोड़ा कम जाना शुरू कर दो, हफ्ते में 2 बार ही चले जाओ, 2 दिन चले जाओ। गुड इवनिंग मैम। मैम अभी नेक्स्ट वीक से छुट्टी लेना स्टार्ट करेंगे। मैम अभी मैम मना कर रही है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है स्कूल में। उनको बोलो कि मैम सिलेबस तो हम अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। स्कूल के यस मैम। वो तो उन बच्चों के लिए है ना जो जेई का नहीं पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। तुम लोग तो पहले करके बैठे हो सिलेबस कंप्लीट। यस मैम। मैम तो मैम कह रही है कि प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करोगे तो फिर बाद में नंबर नहीं लगेंगे। प्रैक्टिकल्स में चले जाना, जिस दिन का प्रैक्टिकल हो। सारे दिन थोड़ी प्रैक्टिकल होता है या रोज। नो मैम कभी कभी होता है। हाँ, तो बस जिस दिन प्रैक्टिकल हो वो देने चले जाओ। सभी के लिए बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि अभी 2 महीने रह गए ना, तो स्कूल से थोड़ा सा ज्यादा लीव्स ले लो। और अगर मैम मना करती है ना, तो अपने पेरेंट्स की बात करा दो कि भाई ऐसा है कि अभी 2 महीने रह गए एग्जाम के लिए, तो बच्चों को चाहिए सेल्फ स्टडी का टाइम, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यही कहूंगी, जिसके स्कूल थोड़े स्ट्रिक्ट है तो वो अपने एक बार अपने घर पेरेंट्स से बात कराएं, है ना। तो जिस दिन का तुम्हारा प्रैक्टिकल हो, असेसमेंट हो, उस दिन चले जाओ और बाकी के डेज पे मत जाओ। और और किसी की क्या प्रॉब्लम है? प्रिंस, डेली स्कूल जाते हो? यस सर, यस मैम। प्रिंस भी डेली जाता है, फिर कैसे सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालते हो? शाश्वत भी डेली जाता है? मैम रात में पढ़ता हूँ। सेम मैम। सुरेंद्र, मैं बता रही हूँ, सुरेंद्र तो एक भी दिन नहीं जाता होगा, ये संडे को जाता होगा स्कूल। सुरेंद्र जाते हो नहीं स्कूल? मैं तो रोज जाता हूँ, हाँ? रोज जाता हूँ। जाते हो स्कूल, जाते हो तुम? अच्छा। नहीं, सुरेंद्र ऐसा है ना, पढ़ने वाला बच्चा है, तो मुझे तो लगा सुरेंद्र तो स्टडी अपना प्लान करके बैठा होगा। हम टीचर्स मार देते हैं मेरे ने अगर नहीं गया तो। हाँ, अगर दीपांशी अगर कुछ ऐसी हेल्प चाहिए, देखो पहले तो मैं बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स से पूछना, है ना। अगर पेरेंट्स इस चीज में एग्री कर रहे हैं और पेरेंट्स से अगर मैम बात करती है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यस मैम, लेकिन ना मैम तो पेरेंट्स को बोल देती है कि नहीं आना है। मतलब मैम पीटीएम भी हुआ था ना तो बोला था, लेकिन मैम ने बोला कि नहीं आएंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, बोर्ड्स में भी नंबर लाने होते हैं। तो मैम यही बोल रही थी। अच्छा, तो तुम मैम लोग मेरी स्कूल जाते क्लास हो तो तुम टीचर तो लोग मुझे ड्रॉप करने को कहने लग गई थी। ड्रॉप करने को मतलब नेक्स्ट ईयर यस देना मैम, चाहिए? यस मैम यस कह रही है मैम। अप्रैल में दे देना, पर स्कूल आओ। तो मैम वो तो देंगे ही, बट ये थोड़ी है कि अभी जनवरी वाला मुंह उठा के देने चले जाएं। मैम मैम वो मैम लोग तो कहते यही हैं कि बोर्ड्स अभी आप वाली बात बोर्ड हो पे जाती है ना, फोकस तो करो। पेरेंट्स भी थोड़ा। देखो मेरी बात सुनो, बोर्ड आएंगे तुम्हारे मार्च में, यस मैम। ठीक है। एग्जाम हो जाएगा जनवरी में, उसके बाद 2 महीने हैं। तो अगर तुम जेई की तैयारी करोगे, तो तुम लोगों से डेरिवेशन नहीं याद होंगे जो बोर्ड्स में आते हैं 2 महीने में? 2 महीने मैम हो बोर्ड्स के, जाएंगे। आराम से। बस बस 2 महीने में तुम्हें बोर्ड्स का पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स तो तुम यूं निकाल लोगे बोर्ड्स में, बट अब रही बात थ्योरी की, थ्योरी तो अपने आप बना बना के लिख देना। और मैथ्स में और यस फिजिक्स मैम। में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, आराम से कर लोगे। मैम लेकिन टीचर मैनिपुलेट कर देते हैं ना पेरेंट्स को कह के, फिर दिक्कत होती है ना। यस मैम। हम्म। मैम अच्छा, मुझे भी कर फेयरवेल रही थी वो तो, कह रही थी तुम मत दो मत दो। पता नहीं वो थोड़े से मार्क्स मेरे कम आ गए थे केमिस्ट्री में, तो मैम वो अच्छा। क्लास टीचर है ना इसलिए। हाँ, देखो सब टीचर्स को लगता है कि वो ही ठीक है ना। जैसे मैं यस अगर मैम। अपने अकॉर्डिंग देखूं, तो मुझे तो ये लगता है कि जेई का पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। गुड अब इवनिंग उन मैम। गुड इवनिंग प्रतिष्ठा। मैम हमारे टीचर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा तुम कुछ भी करो बस 75% अटेंडेंस रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तो कॉलेजेस में भी यही है कि 60% अटेंडेंस रखो, बाकी तुम लोग कुछ भी करो। 100% नहीं चाहिए किसी को भी। यस मैम। वही तो देखो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा भी मत करो कि टीचर नाराज हो जाए कि 7 के 7 दिन नहीं जा रहे हो।
एक काम कर लो, 7 में से 6 दिन में से 2 दिन की छुट्टी कर लो यस मैम। धीरे धीरे। अभी 2 दिन छुट्टी कर लो और 2 दिन में पर जमकर पढ़ो, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो, 2 दिन तो सब कर लेते हैं यार, पेट दर्द Yes, सर दर्द सब कर लेते हैं, और क्या। अब तुम्हें अपने लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा भाई, कैसे ना कैसे करके। यस शादियों में 2 दिन तो कर लेंगे। हाँ, और शादियों में जाते हो जो 15-15 दिन की छुट्टियां लेके कि मैम मेरे बुआ की लड़की की शादी है, मामा की शादी है, जब 15 दिन की छुट्टियां ले लोगे तुम, पर जेई के लिए नहीं ली जा रही छुट्टियां। मैम मैंने तो वही बंद कर दिया है। हाँ, तो जाना सेजल कह रही है मैम मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं मानते। तुम ना, तुमसे अच्छी एक्टिंग नहीं करनी आती, मैं बता रही हूँ, तभी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मानते। वरना मैं तो जब जब हम स्कूल में थे, तो मैं तो जिस दिन खाना बनाती थी उस दिन छुट्टी होती थी, क्योंकि एक्टिंग होती है ना, एक्टिंग करना सीखो तुम लोग, एक्टर अच्छे बनो, यस मैम, टैलेंट। टैलेंट। हाँ, अब ना दर्द का बहाना अच्छे से बनाना, कैसे छुट्टी करती थी मैम? अब वो तो जब करते थे तो करते थे, अब तुम लोगों को ये खुद से डेवलप करना पड़ेगा तब, वरना नहीं तो फिर जाओ डेली स्कूल। मैम मैं भी कर लेती हूँ। देखो प्रतिष्ठा कर लेती है, वो जाती नहीं स्कूल एक भी दिन। फोटो तो ड्रेस वाले लगा रखी है। हाँ, फोटो स्कूल की ड्रेस वाली लगा रखी है। क्योंकि ये तो वो तो अच्छी आ गई थी भाई। और क्या भैया, पर्सनल कमेंट मत करो, फोटो वोटो जाओ अभी सब। लगता है दीवार से सर मारना पड़ेगा तभी छुट्टी मिलेगी अब। क्या करना पड़ेगा? दीवार से सर मारना पड़ेगा तभी छुट्टी मिलेगी 3-4 दिन की नहीं नहीं, उसमें तो उसमें आराम सच से। में लोग कर लेना। मैं गई करती हूँ। ये तो कह रही हूँ मैं, स्कूल में मुझे पता है भाई, स्कूल तो हम भी जाते थे, कुछ नहीं होता, लास्ट की बेंच पकड़ते थे। फिजिक्स में हम बता रहे हैं कि मैं बैक बेंचर थी, ठीक है, मैं पीछे बैठती थी क्लास में, कुछ नहीं करते थे, बस पीछे बैठ के गप्पे बनाते थे, कुछ नहीं करते थे, लंच टिफिन बॉक्स खाते थे और लंच में फ्री हो जाते थे। ऐसे करते थे हम लोग, पहले ही खा लेते थे लंच। मैम बट आप तो फिजिक्स की टीचर हो अब। अरे तो वो तो अब ये थोड़ी है कि आप भी बैक बेंचर थे? यस मैम। मैंने 11th-12th में थोड़ी ना फिजिक्स पढ़ी है, वो तो धीरे धीरे करते आ गई, ग्रेजुएशन मास्टर्स। हाँ, घर में नहीं, अच्छा मैम मुझे तो स्कूल में ही पढ़ा जाता है, तो जिससे स्कूल में पढ़ा जाता है वो स्कूल में पढ़ो, सेजल स्कूल में पढ़ो फिर। और जिसको स्कूल में टाइम वेस्ट लगता है वो अपना फिर घर पे सेल्फ स्टडी करो। मैं ना ऐसी थी, मैं उन बच्चों की तरह, मैं सच बताऊं मैं उनमें से थी, स्कूल में जाके लास्ट में बैठती थी, ठीक है, बातें बनाती थी, एक लेक्चर नहीं लेती थी, सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैडम क्या पढ़ा रही है, मुझे कुछ नहीं पता होता था, मैंने ट्यूशंस लगाए हुए थे, ठीक है, स्कूल से आते ही ट्यूशंस लेने जाती थी, ट्यूशंस पढ़ती थी। और जिस दिन, अब मैं स्कूल में भी बहुत कम जाती थी, 2 दिन चली गई, 3 दिन चली गई, और मैं सेल्फ स्टडी करती थी, ठीक है, मेरी टेक्निक ये थी, क्योंकि स्कूल में मुझे एक बात बताओ, स्कूल में जा रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, एक तो ये नहीं समझ में आता था, स्कूल में कभी नहीं समझ में आता, क्यों? क्योंकि साइड में बेस्ट फ्रेंड बैठे होते हैं, है ना, कोई तुम्हारे यस मैम। लेवल होते हैं, वो कभी कुछ कर रही होती है ना, वो कुछ कॉपी पे कुछ हैंड राइटिंग बना के दिखा रही होती हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे लेक्चर्स में? मुझे पता है, मैं भी तुम्हारी तरीके की बच्ची थी, तो नहीं हो पाता था, है ना। तो यही है, तो मुझे नहीं लगता स्कूल में कोई पढ़ पाता है, तो वो सेल्फ स्टडी ही है जो काम आएगी, तो तुम लोग भी सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दो, ठीक है। ओके मैम। चलो, अब बहुत हो गई बातें, हंसी मजाक, अब अपना करते हैं सवाल। तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करी है। रे ऑप्टिक्स में मैं तुम्हें देखो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हर टॉपिक का क्वेश्चन है, हर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा सवालों से। ये टॉपिक है तुम्हारा उसका मिरर फॉर्मूला का, ठीक है। मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v मिरर है ना, मिरर में प्लस आएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें देखो आपको सारी चीजें गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, डिस्टेंस दिया है, उसके बाद पूछा है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वी अपॉन हाँ इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच, है ना। बस ये फॉर्मूले हैं हमारे मिरर फॉर्मूला के। इन फॉर्मूलों का यूज करो और मुझे साइज ऑफ इमेज बताओ कि क्या आएगा। पहले तो मुझे बताओ v की वैल्यू क्या? v कितना आ रहा है? अब देखो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना। ये कन्वेक्स मिरर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो अगर इसका डिस्टेंस तुम पोल से लोगे तो क्या डिस्टेंस आएगा? यू की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? यू क्या लेंगे? नेगेटिव। वेरी गुड, यू लेंगे नेगेटिव। करो, नेगेटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस पोल से ऐसे मेजर करेंगे। इसके बाद क्या करना आज, अब जैसे अब क्लास के बाद ये एक तो ये थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। एक तो तुम्हें जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो 10 क्वेश्चन कर लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी के, कल उसकी मैं क्लास भी ले लूंगी। एक काम करना, इसके ना PYQ सिर्फ और सिर्फ 2024 के लगा लेना, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। 2024 के तुम्हारे पास 10 या 15 सवाल होंगे, वो लगा लेना। जल्दी बताओ v की वैल्यू। अरे संजय उठा ले यार। माइक म्यूट करो भाई। देखो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 25/2, है ना। रेडियस गिवन है तो फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। तो फोकल लेंथ हमने 25/2 लिख दी इक्वल्स टू 1/v, जो हमें फाइंड करना है। u की वैल्यू नेगेटिव में आएगी 1/40, तो 2/25 प्लस 1/40 इक्वल्स टू 1/v। कितना आया v की वैल्यू? ट्वेंटी फाइव इंटू 4 कितना हो गया? 100। यस मैम 125 अपॉन 1000 50 105 मैम 9.4 आ रहा है। इसको और फ्रैक्शंस में करो। 9.4 आया, ठीक है। मैम तो शायद किसी का माइक ऑन है। ठीक है 9.4 आ गया। अब इसको यहाँ पे इक्वेट कर दो मैग्निफिकेशन में, -v, तो ये -9.4। u कितना है हमारा? 7.5 नेगेटिव का, है ना। मैम अच्छा, पेन का कलर चेंज कर दीजिए। मैम ये कलर मैम चेंज यू कर दो, 40 रेड है। आंखों में लग रही है। क्या लग रही है आंखों में? मैम ये रेड कलर चुभ रही है। रेड Yes, कलर? ma'am. अच्छा ठीक है, एक सेकंड। यस मैम। ठीक है, येलो ले लेते हैं, सूदिंग कलर। अब तुम्हारे पास -v, तो v की वैल्यू हमें लिखना है v/u। तो हमने v की वैल्यू कितनी निकाली? 9.4। मैम u वी की वैल्यू थोड़ी ना आएगा। यही तो v है, 9.4 सेंटीमीटर। कितना आया है v? हाइट ऑफ 0 इमेज निकालना है। ऑब्जेक्ट कितना है? 7.5, ठीक है। और u कितना है हमारे पास? 40 माइनस का,
9.4 नहीं आया ये, कितना है ये, कैलकुलेट करो। 0.10 9.5 और 9.5 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना, 9.4 या 5। यस तब यहाँ मैम से एच आई निकालो कितना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। देखो क्या ये आंसर आ रहा है। नो मैम। क्यों, कहाँ गड़बड़ करी है, ठीक तो है। v की वैल्यू निकाली, u की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो v अपॉन u 40 रखा। u की वैल्यू हम लोगों ने नेगेटिव में थी, ज्यादा हो जा रहा है। हम्म मैम नहीं आ रहा है आंसर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7.5, तो यहाँ पे हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7.5 रख दिया। v की वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी 200/21 आनी चाहिए। थाउजेंड बाई 105 होगा। ये देखो v की वैल्यू तुम्हारी ये आनी चाहिए 200/21, यहाँ पे इशू है। वन अपॉन बी, ठीक है, तो मैम ये 2/25 1/b की वैल्यू निकालिए। तुमने कहीं पे गड़बड़ किया है, देखो। मैम उल्टा लिखा है वो, 1000 बाई 105 होगा। हम उल्टा लिखा है वो। हाँ ठीक है, तो तुमने मेन आंसर तो मुझे 9.5 बताया था ना, तो उसको वन मैम आ अपॉन रहा है ठीक आंसर 1.78। आ गया ना। यस मैम। हाँ तो थोड़ा सा देखा करो भाई, 1.78, ठीक है। तो ये पहले v की वैल्यू निकाली और फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करी है, उसी में तुम लोग देखो कितना कंफ्यूज हो गए। तो ये 1/b था, और यहाँ से v निकालोगे तो 100/21 आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, 5th क्वेश्चन। अब इसमें देखो मैग्निफिकेशन है, इसमें दिया हुआ है कि एक कनकेव मिरर जो है वो n टाइम्स एक इमेज को प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना है उस ऑब्जेक्ट का मिरर से। तो मैग्निफिकेशन देखो n टाइम्स है, तो एक सेकंड देखो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैग्निफिकेशन का नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन अगर मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब है इमेज कैसी है, अपराइट है, ठीक रियल। है। ये हाँ, अपराइट नहीं, रियल और अभी उससे मत जाओ, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ इन्वर्टेड और अपराइट बताता है, ठीक है। अब देखो अगर इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल होगी, है ना, रियल इमेज होगी। रियल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, नेगेटिव। ये जो n टाइम्स है ये क्या है मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन को n रखा इक्वल्स टू -v/u। अब देखो मैग्निफिकेशन को मैं अगर नेगेटिव रखूंगी, क्योंकि इमेज मुझे पहले ही बताइए रियल है, रियल का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, तो मैंने यहाँ पे -n रखा। अब देखो n की वैल्यू कितना आया, v टाइम्स ऑफ u, ये आई मैग्निफिकेशन। अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u। तो आपके पास फोकल लेंथ है और n की
सॉरी v की वैल्यू आएगी n में। क्या आपने v की वैल्यू निकाली तो रखो फोकल लेंथ v की वैल्यू, अब साइन मत लगाना v की वैल्यू में, जो एज इट इज वैल्यू आई है वो उठा के रखनी है एन यू। अब हमें u की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस u। तो सॉल्व करो u की वैल्यू क्या आती है। सही में रेड कलर तो बड़ा ही भड़कीला लग रहा था। मेरे ने ना अपने लैपटॉप में थोड़ा सा कलर वो शेड्स डाउन किए हुए हैं क्योंकि आईज में लगते हैं ना, इस वजह से तो मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं पता चलता क्या है। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना ऑप्शन सी। यस मैम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस बार ऐसे जहाँ पे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन हो तो मैग्निफिकेशन को विद साइन रखना, और फिर यहाँ से जो वैल्यू निकल के आए फिर दोबारा से साइन नहीं रखोगे, जो वैल्यू निकल आई वो एज इट इज उठा के रख दोगे। अगर मान लो यहाँ पे होता इमेज कैसी है, अब इमेज कैसी बन रही है, अगर लिखा होता इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए अब n की वैल्यू नेगेटिव ही रहती, मैम पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं लेंगे? हाँ फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी कनकेव मिरर की, फोकल लेंथ इज नेगेटिव कनकेव मिरर के लिए। तो अगर यहाँ पे वर्चुअल होता तो आप m की वैल्यू पॉजिटिव लेते तो v की वैल्यू कितनी आती -nu आती, तब आप नेगेटिव रखते तो कुछ और वैल्यू निकल के आती। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन में वैल्यूज का ध्यान रखना है प्लस माइनस का, ठीक है। ये चीज थी यहाँ पे समझने के लिए। आगे बढ़े, सबका सी आ गया तो ऑप्शन यस मैम। तो इसको ट्राई दो। ज्योमेट्री का सवाल है, बड़ा आसान है, जल्दी से करो। कल समझा देती हूँ क्या है कि हमारे यहाँ पे बोला है कि दो मिरर हैं जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री बना हुआ है। एक रे आती है किसी भी एक मिरर के सेंटर पे इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट हुई। अब ये यहाँ से क्या करेगी, दूसरे मिरर पे जाएगी, चली गई दूसरे मिरर पे। दूसरे मिरर पे जाने के बाद ये रे फिर से पहले वाले मिरर पे इंसिडेंट होगा। तो अब आपको बताना है ये कितना एंगल बनाएगी, थीटा। ये थीटा निकालना है। तो देखो जो ये रे पहली रे है जो इंसिडेंट हुई है, ये 50 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू एंगल आई इक्वल्स टू आर, ये भी कितने का बनाएगी बच्चों, 50 डिग्री का। यस मैम। और ये 30 ये कितना हो गया, 50 और 40, ये तुम्हारा 40 ओके। अब वो बताओ अगर ये 40 ये 60 तो ये कितने का बना, और 80, ये 80 डिग्री 80 डिग्री। अब यहाँ पे नॉर्मल बना देंगे। नॉर्मल हमेशा याद रखना वो दोनों रेज के बीच में से हम लोग कट करेंगे, ये कट किया तो अब ये एंगल कितने बनेगा, 10 डिग्री का, 10 डिग्री का। क्योंकि नॉर्मल और सरफेस में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 10 डिग्री, और फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी 10 डिग्री की बन गई। अब हमें ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे बताओ। मैम अंदर के दो एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। बताओ कैसे, कौन कौन क्या निकालोगी, करके बताओ आंसर। सेकंड रिफ्लेक्शन में एंगल कितना है? हाँ ये वाला, ये है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल आई इक्वल टू आर तो हो गया, 10-10 डिग्री आ गए दोनों। क्या निकालो, मैम आ गया 70। ठीक है। तो इनके लिए क्या करो, देखो ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल ए, ये वाला ट्राइंगल बी, और ये ट्राइंगल सी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अगर ये एंगल थीटा है तो, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस थीटा।
यस मैम। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ट्राइंगल एबीसी में प्रॉपर्टी लगा दो, तो कैसे 60 डिग्री प्लस 80 प्लस 10 डिग्री इंसिडेंट प्लस 10 डिग्री रिफ्लेक्टेड प्लस 90 माइनस थीटा, है ना। ये एंगल एबीसी लिख दिए मैंने। ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए एंगल है, ये तुम्हारा एंगल सी है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल थीटा निकालोगे तो थीटा विल बी कम्स आउट 70। ठीक है, तो ये वाला भी बात सही है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम इंटीरियर्स के एडजेसेंट वाले के बराबर होता है। तो इसमें देखो क्या बन पा रहा है ये एंगल कितना बना? 50 50 कहाँ बना? ये तो नहीं बन रहा। 50 50 जो है भी थोड़ी अपोजिट वर्टिकल एंगल। नहीं नहीं, ये वाला एंगल कितना बना? मैम ये वाला पूरा एंगल 140 होगा और दूसरा 20, तो दोनों को ऐड करके 160 आ रहा था और ये फिर दोनों वो 90 प्लस थीटा के इक्वल था तो थीटा 70 आ गया था। अच्छा, उसमें हम लोग ये वाला एंगल, हाँ ठीक है, इसमें ये एंगल निकालेंगे ना। हाँ, तो ये वाला भी हमारा ये बन गया 140 और ये बन गए 20, तो 150 हो गया ये। और मैम 160। हाँ 160 डिग्री ये हो गया। 160। ठीक है, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से थीटा निकाल लिया और फिर वहां से, ठीक है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। तो बस कैसे भी करके ज्योमेट्री लगा के आंसर लेके आना है। तो आंसर विल बी 70 डिग्री। ये वाला देखो लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या करना होता है? दो तरीके की मैग्निफिकेशन होती है, एक ट्रांसफर और एक लेटरल। जैसे ट्रांसवर्स में तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ मिलेगा, है ना। मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये पोल से इसकी डिस्टेंस दे देंगे आपको कि इसकी डिस्टेंस यू है, तो पूछ लेंगे बस एफ दिया हुआ है तो वी कहाँ बनेगी, तो बहुत आसान है निकालना, है ना। पूछ लेंगे हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो वो मैग्निफिकेशन से बहुत आसानी से निकाल लोगे। बट लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है ना। मान लो ये इसका एंड पॉइंट्स लेने हैं, तो पॉइंट ए, ये एंड पॉइंट हो गया इसका बी, है ना, और ये हमारे पास है इसका पोल। अब देखो, अब ए की जो डिस्टेंस है वो पोल से अलग है, अब जो बी की डिस्टेंस है वो पोल से अलग है, यानी यू ए और यू बी। अब इनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह लो, यानी अब यू ए को मान के पहले निकालो वी ए, फिर यू बी को मान के निकालो वी बी, यानी दो इमेजेस निकलेंगे, ए पॉइंट की अलग और बी पॉइंट की अलग। लेटरल मैग्निफिकेशन में हमेशा ऐसे ही करते हैं, है ना, क्योंकि भाई दो डिस्टेंस आ गई। अब आपके पास जो ट्रांसवर्स वाली है इसमें आपके पास एक ही डिस्टेंस है ना, देखो पोल से, बट लेटरल में आपके पास दो डिस्टेंस है, तो इसको दो इमेजेस, दो पॉइंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए पॉइंट के लिए निकालो, फिर बी पॉइंट के लिए निकालो, फिर दोनों की एक वैल्यू आ जाएगी, अब वो आपस में माइनस कर दोगे तो वो क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ इमेज, तो वो इमेज की लेंथ मिल जाएगी। चलो करो सवाल, अटेम्प्ट करो। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि एक एंड जो है ऑब्जेक्ट का वो इमेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो कब कोइन सेम जगह पे ऑब्जेक्ट और इमेज कब बनते हैं, किस पॉइंट पे? तो बता दो। जब सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसकी इमेज भी वही बन जाएगी। तो इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसका मतलब उसकी इमेज तो वही बन गई, यानी
पोल से कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f दूरी पे, है ना। तो v भी तो आपने फाइंड कर ली 2f। अब हमें चाहिए va। तो va के लिए हमें ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए कि ua कितनी दूरी पे है। तो बताओ ua कितनी दूरी पे होगा। अगर ये 2f है और इसकी लेंथ f/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2f माइनस f/3। यस मैम। ए पॉइंट, तो ए आ गया आपका 3 माइनस 5f/3। क्या, अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब मुझे va बताओ। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव देना। लेंथ बताओ आ रही है कि नहीं आ रही। माइनस 1/f, यूए कितना है, नेगेटिव का हो जाएगा ये, तो नेगेटिव को यहाँ लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो आया va 2.5 आ रहा होगा। यस मैम। यस 2.5। मैम। तो यानी अब देखो इमेज अगर C2f है तो इसका मतलब जो इसकी एक इमेज बनेगी ए की, बी की तो यही बन गई, बी तो ये आ यस गया, मैम। ए की इमेज यहाँ जाके कहीं बन गई हो, इमेज यहाँ बनेगी विच इज 2.5 है। तो लेंथ कितनी है ए डैश बी डैश की, मान लो ये ए डैश बी डैश है, इनकी लेंथ कितनी हो गई 2.5f माइनस 2f। तो इनको माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 0.5 यानी 1/2 है, ठीक है। तो लेटरल मैग्निफिकेशन ऐसे सॉल्व करनी है, दोनों पॉइंट्स मानो और दोनों पॉइंट के लिए v निकालो इमेज। ये वाला करो एपरेंट पोजीशन का। फिर अब सॉरी, वॉइस ऑफ करो, अपनी म्यूट करो। एपरेंट पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता था, d डैश अपॉन d इक्वल्स टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन म्यू। हमारे पास ये फॉर्मूला था एक। अब इसमें देखो क्या बोला है कि एक हमारे पास क्यूब है जिसमें एयर बबल है कहीं पे, तो दो बाउंड्रीज हैं क्योंकि दो फेसों की बात हो रही है ना। इस फेस से देख रहे हो, मान लो फर्स्ट कह रहा है कि जो अगर पहले फेस से देख रहे हो तो तुम्हें ये जो एयर बबल है इसकी पोजीशन दिख रही है 6 सेंटीमीटर। अगर सेकंड फेस से देख रहे हो तो इसकी पोजीशन दिख रही है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पहले तो ये पोजीशन, यानी देखो अब पूछा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका म्यू कितना है, ये पूछा है। अब एक चीज देखो, दोनों के लिए म्यू सेम है, ठीक है। तो दोनों के लिए जो एज है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी अगर ये क्यूब है, इस क्यूब की जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है। हाँ, ये 15 सेंटीमीटर है, पर दोनों फेस से, अगर मैं इस फेस से देख रही हूँ तो मुझे एपरेंट पोजीशन कुछ अलग दिख रही है, अगर इस फेस से देख रही हूँ तो एपरेंट पोजीशन कुछ अलग लिख रही है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों बाउंड्री से, क्योंकि ये अब मेरे लिए ये क्यूब की ये क्या एक्ट कर रही है, एज अ बाउंड्री, है ना। बाउंड्री तो एक्ट कर रही है, और हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, बोलो कहाँ से मेजर करते हैं ये डी और डी डैश, इंटरफेस। बाउंड्री से तो मेजर करोगे, बाउंड्री यस से। मैम। ऑब्जर्वर तो चाहे कहीं भी बैठा हो, बट हमें डिस्टेंस हमेशा बाउंड्री से लेनी है। तो इसका मतलब जो एयर बबल है उसकी डिस्टेंस इस बाउंड्री से जो रियल डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तभी तो इनकी अपरेंट पोजीशन भी अलग अलग आ रही है ना। तो मान लो इस वाले फेस से, फर्स्ट फेस से ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, तो दूसरे वाले फेस से ये कितनी दूरी पर हो जाएगा 15 माइनस, 2x। ठीक है। अब एक बार इस इक्वेशन को लगाओ दोनों फेसेस के लिए और म्यू की वैल्यू फाइंड करो।
देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो डिस्टेंस है हम बाउंड्री से लेते हैं। तो अब तुम खुद सोचो कि दोनों फेस से अगर एपरेंट पोजीशन अलग अलग आ रही है, इसका मतलब म्यू तो सेम ही है, तो और कौन सी चीज है जिस पर डिस्टेंस ये चीज वेरी करेगी? रियल पोजीशन। इसका मतलब दोनों फेसेस से रियल पोजीशन अलग अलग है। सेंटर में है नहीं, वो दिखा तो रखा है बीचों बीच, ये दिखाने को तो बीच में रख रखा है, बट एक्चुअली में नहीं है। अगर एक्चुअली में होता तो सेम डिस्टेंस पे दिखाई देता है एपरेंट। तो फेस 1 के लिए लगाओ, डी डैश नहीं मालूम, डी कितना है, म्यू ऑब्जर्वर नहीं 1 है, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये म्यू हो गया, इनटू, देखो ऑब्जर्वर तो एयर में है तो इसके लिए इसका 1 हो गया, इनटू डी। तो डी कितना है पहले के लिए एक्स, दूसरे के लिए डी डैश कितना हो जाएगा 1/म्यू इंटू 15 माइनस एक्स, है ना। तो ये अपेरेंट पोजिशन हो गई D1 डैश और D2 डैश। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। D1 डैश गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये 6 गिवन है और ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, इन अपॉन म्यू माइनस x/म्यू, x/म्यू 6 है, 6 लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 4, कितना हो गया 15/म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया ये 10, म्यू कितना हो गया 1.5, राइट। चलिए 1.5 यही ऑप्शन है क्या? यस मैम आ गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.5, सीधा x/म्यू की जगह 6 पुट कर दो और यू विल गेट योर आंसर। ये वाला करो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। स्नेल्स लो लगाओ दो बाउंड्रीज पे, एक तो ये वाली बाउंड्री और फिर इस वाली बाउंड्री। मैम आंसर कुछ और। आंसर कुछ और है, आंसर वही है जो टिक है। वो पहले फर्स्ट बाउंड्री पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। सर
म्यू जी साइन आई, किसमें गया, वाटर में, म्यू डब्ल्यू साइन आर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे लगाएंगे वाटर एयर बाउंड्री, ये एयर बाउंड्री है, तो म्यू डब्ल्यू साइन आर, आई आर मान लो, आई मान लो, बताओ क्या करें, ये आर आई के बराबर ही है ना, चलो आर ले लो, साइन आई इक्वल्स टू एयर म्यू ए और साइन 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पे मुड़ गई ये देखो 90 डिग्री, तो म्यू डब्ल्यू साइन आई इक्वल्स टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 90 डिग्री 1, तो ये 1 आ गया, तो ये इक्वेशन सेकंड। 1 और 2 देखो ध्यान से, हाँ बोलो बोलो, म्यू डब्ल्यू साइन आई और म्यू डब्ल्यू साइन आर, ये देखो ये एंगल जो आर है, ये वाला एंगल, ये वही इंसिडेंट एंगल है ना, अगर ये एंगल आई माना है तो ये एंगल आर, और ये एंगल आर ही यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है विच इज आर, तो इसको आर ले लो या आई ले लो, एक ही बात है, तो यहाँ से म्यू डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, 1/sin आई, ठीक है। पर निकालना क्या है, एक सेकेंड, निकालना तो म्यू जी है ना, अब म्यू डब्ल्यू साइन आर किसके बराबर है, म्यू जी साइन आई के, ये भी तो है, इसको मैं किसके बराबर लिख दूं, म्यू जी साइन आई है ना, इक्वल्स टू 1, यहाँ से म्यू जी किसके बराबर आ गया, 1/sin आई, ठीक है। देखो म्यू डब्ल्यू साइन आर ये यहाँ से आया ना, किसके बराबर, म्यू जी साइन आई, तो मैंने यहाँ पे इसको म्यू जी साइन आई लिख दिया, और ये 1 के बराबर है, ठीक है। क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या कहीं, बच्चों, अब हो गया। मैम हो गया। भाई ये म्यू डब्ल्यू देखो, सेकंड जो इक्वेशन लगाई है ये लगाई है हम लोगों ने वाटर इंटरफेस पे, तो वाटर पे जो लाइट जो रे इंसिडेंट हुई है उसका एंगल कितना है, आर, तो मैंने ये एंगल आर लिख दिया, ठीक है। अब देखो म्यू डब्ल्यू साइन आर किसके बराबर है, म्यू जी साइन आई के, तो मैंने इसको म्यू जी साइन आई के बराबर लिख दिया, इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। देखो अगर इमरजेंट रे की बात करूं तो इमरजेंट रे तो ये ही है, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन सीधा सीधा कितना हो जाएगा, अगर ये देखो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ये रे इंसिडेंट हुई, इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया हमारा अल्फा, ठीक है। जब ये यहाँ से ये फिर से बैंड हुई, इसने कितना एंगल बनाया, बीटा, तो जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन होना चाहिए वो कितना निकल के आया, पहला एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल के आया, अल्फा माइनस बीटा, यही तो करते हैं, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। एक्चुअल रे ऐसी होनी चाहिए थी बट ऐसे नहीं गई, रे चली गई ऐसे, है ना, अल्फा माइनस बीटा। अब दोबारा ये रे फिर से बैंड हो गई इस तरीके से, नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल कट किया, अल्फा एंगल, और ये यहाँ पे बीटा एंगल बना रही है, तो फिर से जो डेविएशन आया डेल 2, ये डेल 1 था, फिर डेल 2 कितना आया, अल्फा माइनस बीटा, है ना।
अगर सिर्फ पूछता कि इमर्जेंट रे का डेविएशन कितना है तो अल्फा माइनस बीटा होता, पर पूछा किससे है, देखो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे से ये कितना बेंड हुई, इंसिडेंट रे तो इनिशियल रे थी, फर्स्ट वाली रे, उसके बाद सेकंड रे ये है और तीसरी रे ये है। तो अगर थर्ड रे को फर्स्ट रे से कंपेयर कर रहे हो तो कितनी बार डेविएशन गया है, 2 बार, राइट। यस मैम। सारे चुप क्यों है, तो 2 बार डेविएशन है, तो ये अल्फा माइनस बीटा कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसने कंपेयर करने को बोला है इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे तो ये है तुम्हारी, और इस इमरजेंट रे ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने बार डेविएट हुआ है, रे 2 बार डेविएट हुई है, और कितने कितने एंगल से, अल्फा माइनस बीटा। तो टोटल डेविएशन इज 2 अल्फा माइनस बीटा। मैम क्यू एंगल कौन सा है? हाँ, क्यू एंगल। क्यों, यस मैम, एंगल क्यू। 2 अल्फा माइनस क्यू क्यों डी है एंगल यहाँ पर। ये वो मिस प्रिंट हो गया होगा, refracted and is refracted in the medium at an angle q। ये अल्फा रिफ्रैक्टेड, तो बीटा होना चाहिए, ये शायद बीटा होगा, रिफ्लेक्ट हुआ है इसमें। ठीक है, चलो ये वाला करो, प्रिज्म का है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेविएशन बाय 2 और साइन ऑफ ए बाय 2। तो किसके बराबर दिया हुआ है, कॉट ए बाय 2 को, तो इसको हम क्या लिख दें, कॉस ए बाय 2 साइन ए बाय 2। देखो इससे तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, साइन ए प्लस डेविएशन बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। अब देखो इसका मतलब है अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज कॉस में चल रही है, एक साइन में, तो इस कॉस वाले को साइन में चेंज करो। कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाय 2 लिख सकते हैं। तो यस ये इस मैम। तरीके से चेंज कर लेंगे। सोचना है बैठ के कि भाई मैं कैसे डेल की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये एंगल में चीजें हैं, तो एंगल्स में ही करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही खेलना है तुम्हें। तो ये तो तुम मुझसे अच्छा कर लोगे। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए प्लस डेविएशन बाय 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाय 2। तो ए बाय ए से ए कुछ आ जाएगा, तो यहाँ से डेविएशन की वैल्यूज आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, मैच कर लो, डी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। आ गया मैम। मैम आ गया। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, उसका है ये स्पीड का, कि एक फिश है, ठीक है, राइजिंग वर्टिकली अप टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर विद दिस स्पीड। एक ऊपर एक बर्ड है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है विद द स्पीड दिस, एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। पोजीशन करते थे ऐसी, एक्चुअल वेलोसिटी का है, करके देखो।
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की? वेलोसिटीज में देखो, इसमें क्या करना है, ऐसे जब भी वेलोसिटीज वाले क्वेश्चन आए ऐसे वाले, तो इनमें देखो क्या करो, एक काम करना, जो फिश है ना इसके रिस्पेक्ट में पहले डिस्टेंस लिख दो। अब देखो फिश के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारी ये बर्ड है इसकी दूरी कितनी है, तो कैसे दूरी लिखोगे? एक तो पहले वाटर इंटरफेस से बर्ड, ये फिश की दूरी जो कितनी गिवन है y डैश, ठीक है, तो फिश की दूरी y डैश प्लस, अब इंटरफेस से बर्ड की दूरी वो कितनी है y, तो क्या लिखेंगे पहले, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ फिश, y डैश प्लस y, ठीक है। अब y डैश क्या था, फिश से लेके इंटरफेस तक की दूरी, अब y क्या है, इंटरफेस से बर्ड की दूरी। अब बर्ड की दूरी को कैसे लिखेंगे, बर्ड की दूरी को किसके, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किसके केस में लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एयर का, 1 है ना, तो इसलिए ये y y रहेगा, y इक्वल्स टू, यहाँ पे कोशिश करो म्यू y लिखेंगे, तो y की वैल्यू क्या लिखा हमने, म्यू y, तो म्यू y लिखा। अब इस डिस्टेंस को क्या कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, तो ds बाई डी टी, देखो अभी dy डैश बाई डी टी प्लस म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का कहाँ गया, वाटर का 4/3, ये क्या हो गया dy बाई डी टी, अब लिख दिया। अब देखो जो तुम्हारी फिश है वो कितनी डिस्टेंस से चेंज हो, कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये dy डैश किसका डिस्टेंस था, देखो फिश का y डैश, तो कितना लिखा हम लोगों ने, 3 लिखा। उसके बाद dy बाई डी टी, ये किसका डिस्टेंस है, हमारी बर्ड का, तो बर्ड कितने डिस्टेंस से मूव हो रही है, 9 मीटर पर सेकेंड से, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिखा क्यों नहीं फिर, द एक्चुअल वेलोसिटी, ds बाई dt कैसे 9 हो गया? क्या कह रहे हो, ds बाई dt 9 डिस्टेंस कैसे हो नहीं है, गया? ds बाई डी टी, ये s किसके रिस्पेक्ट में है, देखो द बर्ड डाइविंग वर्टिकली डाउन टुवर्ड्स, तो ये बर्ड की रिस्पेक्ट हो गई, ये अच्छा बर्ड कितना है, s डिस्टेंस दूरी पे है, देखो बर्ड की डिस्टेंस फिश से लेके ये डिस्टेंस s मानी है, ठीक है, तो ds बाई डी टी, यानी जो तुम्हारी बर्ड है वो फिश के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से नीचे आ रही है, 9 मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वर्टिकली डाउन है ना, तो इसको हमने 9 मीटर पर सेकंड लिखा। अब एक्चुअल वेलोसिटी बर्ड की कितनी है, ये तो फिश को लग रहा है, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकाल लो, इस तरीके से किया है मैंने। वेलोसिटीज वाले क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था कि इसके वेलोसिटीज के तुम करोगे, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करा है, फिश के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लिख दो, किसकी, बर्ड की, ध्यान से सुनो, फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड की डिस्टेंस लिख दी। अब उसके बाद बस उसको डेरिवेटिव कर दो डिवाइड से, dt से, तो dt के रिस्पेक्ट लिखते जाओ और यू विल गेट योर आंसर। एक क्वेश्चन से नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये टॉपिक मैंने क्लास में छुड़वाया था, तो इसको एक बार तुम लोग और क्वेश्चंस देख लेना। ये वाला देखो, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और मान लो यहाँ पर कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2,
इसकी रेडियस r1 है, इस वाले की रेडियस r2 है। अगर हम पूछें कि आप हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, फोकल लेंथ निकालने का, यस मैम। μ2 माइनस μ1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। अब बात आती है कि r1 और r2 को नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे लें। तो देखो ये इस तरीके से होता है, तुम्हारे पास जो ये लेंस है ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है, जैसे कि एक तो ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। अब देखो एक हो गई r1, तो r1 ये पहला वाला जो सरफेस है ये r1 और जो दूसरा वाला ये सरफेस है ये r2। अब r1 को अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान रहे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सपोज करो, क्योंकि रेज हम यहीं से लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। अब r1 की जब तुम इस वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करोगे इस पोल से, तो इसके लिए आप इस वाले डिस्टेंस में जाओगे। तो r1 जनरली हम लोग क्या लेंगे इस केस में, पॉजिटिव। बट r2 वही देखो, r2 के लिए आप लोग कैसे जाओगे, इसके पोल से इधर की तरफ, है ना, इस वाली डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट से आप रेज लो आ रही हैं वो इस डायरेक्शन में है, बट आप जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो r2 वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो r2 को हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। बट फिर भी ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो r2 का देखो दोबारा, r2 मेजर करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, r1 के लिए तो आप इधर गए, r2 मेजर करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, है ना, r2 को मेजर करने के लिए। और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हुआ तो आप कैसे मूव करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो इधर ऑब्जेक्ट है तो ये इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको r1 और r2 लिखने हैं तो कैसे डील करोगे, ऐसे बना लेना कि हाँ ठीक है, r1 को मुझे आगे कैलकुलेट करना है तो r1 पॉजिटिव हो गई, और r2 को मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो r2 क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम r1 का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। क्लियर है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां है उसके केस में हम लोग लेके चलेंगे। ज्यादातर r1 और r2 इस तरीके से ही मेजर होंगे, बट हमेशा याद रखना इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, शायद दोबारा समझाऊं ना, ये अभी नहीं समझ आया ना पॉजिटिव नेगेटिव का। नहीं आया ना, देखो आपके पास मान लो यहाँ पर एक ये ऐसा लेंस दे दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज कहीं ऐसे निकलेंगी, अब दो रेडियस होंगे, यहाँ पर r1 होगा, इसका रेडियस r2 होगा, ठीक है। इसका आपको एयर है तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया। अब बात आई r1 और r2 के साइन की, क्योंकि यहीं पे साइन का खेल है कि पॉजिटिव ले या नेगेटिव। तो इनके साइन आपको किस कैसे लेने हैं बताओ, कैसे लोगे। अब r1 कैसे करेंगे, r1 को कैसे मेजर करोगे, r1 को मेजर करने के लिए इस डिस्टेंस पे चलोगे ना, और यहीं पे तुम्हारी रेस यस चल रही है, मैम। तो r1 शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब r2 देखो, r2 को मेजर करने के लिए कैसे आओगे, ऐसे, और जबकि यस रेज मैम, रेज रेज इस डायरेक्शन में है, तुम ऐसे आ रहे हो, ऑपोजिट, तो r2 क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है। और अगर यही मैं ऑब्जेक्ट को, सुनो, अगर मैं यही ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रख देती, ठीक है, तो अभी इसी केस में ही r2 क्या हो जाता, देखो अभी इसी केस में r2 क्या हो जाएगा, ये लो, ये लो। इस केस में r2 क्या हो गया नहीं बच्चे, लगेगी, पॉजिटिव। अरे म्यूट करो भाई, गिर। प्रतिष्ठा म्यूट करो खुद को। क्या से कर रहे हैं, नीचे है ना।
सॉरी मैम। ओके तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को देखो उठा के दूसरी तरफ पटक दिया, अब इसी केस में R2 क्या बन गया, देखो अब R2 के लिए इस डायरेक्शन में चलना है और ऑब्जेक्ट की रेस भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो R2 पॉजिटिव हो गया, बट अब इस केस में R1 क्या बन गया, नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना R1 और R2 ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से R1 और R2 हमें लेके चलने हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। अब दूसरा सुनो मेरी बात, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका सेकंड केस हम रब कर रहे हैं, बताओ। एफ जैसे मान लो दो लेंसेज हैं, मैंने कॉम्बिनेशन में इनको ऐसे रख दिया, ठीक है। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। अब मैं बोल रही हूँ इन दोनों का कंबाइंड मुझे एफ इक्विवेलेंट बताओ, कैसे निकालोगे, 1 ऑफ एफ इक्विवेलेंट F1 plus F2। ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये कांटेक्ट में है तब इनका एफ इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो मैं इनको कुछ डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर देती हूँ, केस 1 था ये, दूसरा इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से रख दिया, मतलब इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इन दोनों के बीच में अभी कुछ डिस्टेंस रख दिया है d। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे इसका एफ इक्विवेलेंट बताओ, कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला है कांटेक्ट के लिए, तो ये फॉर्मूला है जो अभी तुमने बताया है। अगर कुछ डिस्टेंस पर अगर तुम्हारे लेंसेज रखे हैं और उनकी एफ इक्विवेलेंट निकालना पूछा है, उसके लिए फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस डी। डी कौन सी डिस्टेंस है, इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, यानी जिस डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं, ठीक है। माइनस डी अपॉन, बोलो किसने पढ़ा होगा ना, f1। So this is the formula when your two lenses are kept at a certain distance। तो अगर उन दोनों लेंसेज की बोलें कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला नोट कर लो, और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फोकल लेंथ चेंज होगी उसके लिए ये फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ के ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे काम के, ठीक है। अब इसी के लिए जरा ये वाला सवाल करो, अगर जनरल केस हो जैसे ये सवाल है, तो इसमें हम R1 को पॉजिटिव लेंगे, R2 को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जनरल केसेस तो वो सिंपल वाला केस मान के चलेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो R1 और R2, R1 पॉजिटिव, R2 जनरल केस। करूं, तो एक रिलेशन आया होगा R1 इक्वल्स टू 4R2, है ना। तो हम 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.5 माइनस 1, ये कितना हो गया, 1/R1, ये प्लस हो जाएगा 1/, अच्छा
फिर R2/4 हो जाए, R1/4 हो गया, है ना। तो कितना आ गया 0.5 इंटू कितना आ गया 5/R1। फोकल लेंथ कितना की मैंने 20। फोकल लेंथ आपके पास 1/20 है, तो करो इसको सॉल्व जरा, कितना आएगा आंसर। 10 कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 50। 100/2 50, है ना। तो कितना आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। गॉट इट। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, करो इसे। ये समझाया था अभी, वही क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार समझा देती हूँ क्या कह रहा है कि दो लेंसेज हैं जिनकी लेंथ F1 एंड F2 है। अब क्या बोल रहा है कि एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। देखो क्या कह रहा है, आपके पास दो लेंसेज हैं, जब आपने इनको कांटेक्ट में रखा तो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट की अगर हम इमेज बनाते हैं तो कितने पे बनती है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है ना। तो एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर पे है तो वो उससे रेज कैसे आएंगी, पैरेलल। और रेज पैरेलल आती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकल पे, फोकस पर। तो इसका मतलब जहां ये इमेज बन रही होगी वहां पर इन दोनों लेंसेज का क्या हो रहा होगा, एफ इक्विवेलेंट बन रहा होगा ना। बोलो, बोला है ना, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट दिस द पोजीशन ऑफ द इमेज शिफ्ट बाय 30 सेंटीमीटर। बोलो जो क्या कह रहे हैं कि दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखा हुआ है, दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है कोई, उसकी इमेज जो बनती है वो 60 सेंटीमीटर पे बनती है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो 60 सेंटीमीटर है, एक बात बताओ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूरी पे रखा होता है, रेज पैरेलल आती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, हाँ या ना। यस मैम। फोकस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब दो लेंसेज हैं तो इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से जो फोकल लेंथ बनी है वही तो 60 सेंटीमीटर है जहां पर इमेज बन रही है, राइट। तो मान लो यहाँ पर तुम्हारी इमेज यस बनी, मैम। तो यही तो 60 सेंटीमीटर है ना। कब है ये 60 सेंटीमीटर, जब ये कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो अगर फॉर्मूला लगाएं तो F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये किसके बराबर आ गया आपका 1/60, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब क्या कह रहा है, जब आपने इन लेंसेज को 10 सेंटीमीटर से दूर खिसका दिया, अब आप तो इमेज जो है 30 सेंटीमीटर पास आ गई, तो यानी अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला, जब क्या था -D/F1 F2। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो F इक्विवेलेंट, अब बताओ अब इसका F इक्विवेलेंट कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, है ना। अब जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अभी F इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे 1/30। अब देखो इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1/60 -D/F1 F2। डी की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से आपने उन दोनों लेंसेज को सेपरेट किया है। तो यहाँ से F1 F2 निकालो, किसके बराबर आ रहा है फटाफट, -600 आ रहा है। क्या 600, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, F1 F2 -600 के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये होगी, और एक इक्वेशन ये देखो 1/F1 प्लस 1/F2। इसको कैसे लिख सकती हूँ इस तरीके से, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 इक्वल टू 1/60। तो यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो तुम लोग, 600 माइनस के। तो इनको सॉल्व कर लेना, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में ये वैल्यूज रख के देख लेना, तो जो सेटिस्फाई कर दें उस इक्वेशन को
दिस विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन बी शायद सेटिस्फाई उस इक्वेशन को कर देगा। ठीक है, सॉल्व कर लो एक बार बैठ के, करो सॉल्व। हो गया तुम्हारा, एक टेलीस्कोप वाला रह गया, उसमें तो टेलीस्कोप वाला 10 मिनट का ही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ू। यस मैम। इसको सॉल्व कर लेना। मेथड यही है, दो इक्वेशन आएंगी, एक रूट, बाकी कैलकुलेशन ही है। फिजिक्स इतनी थी कि दो इक्वेशंस अलग अलग बनाओगे, एफ इक्विवेलेंट वो इमेज के रूप में तुम्हें दिया हुआ है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन है इमेज फोकस पे बनी। अब एक बार देखो, यहाँ पर मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, अच्छा हुआ मैंने नहीं रब किया, काम आ गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होती है वो किसके बराबर होती है? बीटा अपॉन अल्फा। हाँ बोलो। मैम ये चुभ रहा है मैम आपको। ये रेड से लिखा हुआ है क्या? यस मैम। तो इसको अपनी पीपीटी में पढ़ लेना। ओके मैम। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, अब ये चुभ रहा है, पहले वाले बच्चों ने तो नहीं बताया। ठीक है, क्या करें फिर? अभी क्या करूं मैं इसका? एक सेकंड रुकना। ऐसे देखने में भी चुभ रहा है। मैम अब ठीक है। अब ऐसे देखने में सही लग रहा है? मैम वो ग्लोइंग हट गया फिर से, अब आ ठीक गया। है, ठीक है। यस मैम। अब देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मेरे को फिर यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप देखो, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यस मैम। अब एम मैक्सिमम यानी मैक्सिमा का मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होती है? जब कहां पर इमेज बन रही हो? माइक्रोस्कोप से डिस्टेंट, कौन से? नियर पॉइंट पे, है ना? डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या होता है हमारा? नियर पॉइंट। तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितनी आती है? 1+d/f। ठीक है, मिनिमा में कितनी आती है? जब हमारा जो मैग्निफिकेशन है या फिर जो इमेज है वो कहाँ बन रही हो? इन्फिनिटी पे बन रही हो। तो इन्फिनिटी पे मतलब मैग्निफिकेशन सबसे कम हो गया। तो यहाँ से देखो 1+ हट गया, सिर्फ और सिर्फ कितना आया? d/f। मैग्निफिकेशन कितना आया? d/f आया। ठीक है, D/F। ये फॉर्मूले याद करने हैं तुम्हें। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो जरा एक बार। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, इसमें कितने कितने लेंस यूज करते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? दो। दो लेंस यूज करते हैं, एक होता है आई पीस, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना? तो यस मैम। मैग्निफिकेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, MO इंटू ME। अब देखो जो आई पीस होता है वो हमारा कौन सा लेंस होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, है ना? ME यानी जो आपके पास जो लेंस है आई पीस, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, याद रखना। तो मैग्निफिकेशन देखो, MO की मैग्निफिकेशन क्या हुई? VO अपॉन UO, जो सिंपल लेंस में होती है। देखो मैं तुम्हें दूसरे पेज पे लेके समझा दूंगा, इससे अच्छा तो समझ ना। मैग्निफिकेशन, लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है? V अपॉन U, है ना? अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? V0 अपॉन U0। V0 का मतलब क्या है? ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि, ये वो डिस्टेंस है जो हमने कहाँ से लिए हैं? ऑब्जेक्ट लेंस से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब देखो मिनिमम में हमने ME की जगह कौन सा मिनिमम रखा है? D/f, जो कि सिंपल लेंस में था। देखो M मिनिमम D/f। अब M मैक्सिमम में देखो हमने ME का M मैक्सिमम क्या लिखा है? 1+d/f। तो वही हमने किसमें लिखा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, देखो ध्यान से, फॉर्मूले देखो, ये देखो,
फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जरूर देख लेना, वरना मैं तुम्हें अगली क्लास में तो रिवाइज करा दूंगी, बोल तो रहे नहीं हो तुम, ठीक है? मैम बोल चलो। रहे हैं नहीं बोल रहे तुम लोग, मैम। तो ये फॉर्मूला देख लो और ये फॉर्मूले ही याद कर लेना टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के, इससे ज्यादा नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है? बाकी तो तुम लोग लगा लोगे जो भी आएगा ओके distance। मैम। ओके मैम। तो मैं ये शेयर कर दूंगी पीपीटी, जो 2-4 क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें तुम लोग सॉल्व कर लेना। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। गुड नाइट एवरीवन। बाय गुड मैम। नाइट मैम, थैंक यू मैम। कल की क्लास गुड नाइट, हम लोग थैंक यू मैम। हाँ, कल की क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा